जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पैराग्राफ को हम लोग छेड़ते नहीं और क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते नहीं। तो पहला पॉइंट आपको पैराग्राफ से ही आना है। पैराग्राफ ही सबसे पहले आपके सामने आ रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। पैराग्राफ को हम लोग छेड़ेंगे नहीं। ये है पैराग्राफ, अभी नहीं छेड़ना है इसको। क्वेश्चन पे चलते हैं। आ गया क्वेश्चन। ऑफ चिल्ड्रेन वर्क इन हेजार्डस कंडीशन। हेजार्डस का मतलब क्या है भाई? हेजार्डस का मतलब होता है खतरनाक। हेजार्डस का क्या मतलब है? खतरनाक, स्वास्थ्य के लिए जो नुकसानदायक हो। तो कौन काम करता है भाई? मैनी ऑफ चिल्ड्रन, मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, 5% ऑफ चिल्ड्रन, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन। अब देखिए, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो इसमें तो सब कुछ ठीक है, मिलियंस भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, थाउजेंड भी हो सकता है। पैराग्राफ में चलना पड़ेगा क्योंकि इसमें हम ऐसे छोड़, क्योंकि क्या दिया रखा है फैक्ट, वो तो फैक्ट पर, डाटा पर डिपेंड करेगा, तो इसको हम लोग छेड़ेंगे नहीं क्योंकि सही तो कुछ भी हो सकता है इसमें से। नेक्स्ट है द सोसाइटी इज एक्यूज्ड ऑफ, कि सोसाइटी पर आरोप लगता है। सोसाइटी इज एक्यूज्ड ऑफ का मतलब क्या? सोसाइटी पर आरोप लगता है। किस बात का आरोप लगता है भाई? सोसाइटी पे आरोप लगेगा। किस चीज का आरोप लगेगा? ऑफ टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, रिपोर्ट्स टुवर्ड्स वल्नरेबिलिटी ऑफ इनसेंसिटिविटी। तो आरोप जब लगा है तो आरोप तो नेगेटिव चीज का ही लगेगा। तो इनसेंसिटिविटी मतलब क्या? भावुकता नहीं दिखाता है, सेंसिटिव नहीं दिखाता है, लगाव नहीं दिखाता है, जुड़ाव नहीं दिखाता है, इसके साथ संवेदना नहीं दिखाता है। तो इनसेंसिटिविटी, ये जो इनसेंसिटिविटी है, ये ज्यादा अच्छा वर्ड मुझे लग रहा है। पैराग्राफ में वैसे देखेंगे तो क्लियर होगा। इनसेंसिटिविटी वर्ड मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है कि चाइल्ड लेबर के पास सेंसिटिव नहीं है, संवेदनशील नहीं है। द वर्ड हार्ट रेंडिंग मीन्स, ये तो वर्ड मीनिंग हो गया। हार्ट रेंडिंग का मतलब होता है, अगर वर्ड मीनिंग सीधी सी बात करें तो दिल को दुखाने वाला, दिल को कष्ट देने वाला, दिल को तकलीफ देने वाला, हार्ट रेंडिंग। तो रिस्की, डिस्ट्रेसिंग, शॉकिंग, पेनफुल। तो हार्ट रेंडिंग का मतलब हुआ क्या? दिल को दुख, चोट पहुंचाने वाला, कष्ट देने वाला। तो मेरे ख्याल से इसमें सारे ऑप्शन जो है ना बहुत करीब है। डिस्ट्रेसिंग भी वही है, डिस्ट्रेसिंग, शॉकिंग और पेनफुल। तो ये डिस्ट्रेसिंग ज्यादा अच्छा है। पेनफुल और डिस्ट्रेसिंग दोनों वर्ड, इसमें से ये हार्ट रनिंग का डिस्ट्रेसिंग, दुख देने वाला, कष्ट देने वाला, ये ज्यादा अच्छा। डिस्ट्रेसिंग कष्ट देने वाला, तकलीफ देने वाला। पेनफुल भी इसका अच्छा ऑप्शन है। द रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड, रिपोर्ट जो है पब्लिश हुआ था। दिल्ली बेस्ड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपको जाना पड़ेगा, पैराग्राफ में जाना पड़ेगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, तो अब चलते हैं पैराग्राफ में चलते हैं। क्वेश्चन भी हमने देख लिया। तो द रिपोर्ट पब्लिश बाय दिल्ली बेस्ड नॉन गवर्नमेंट, देखिए पहला लाइन ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 था और लाइन पहला ही है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन का जवाब मिल गया। पब्लिश बाय दिल्ली बेस्ड नॉन गवर्नमेंट। काम देखते हैं कैसा कैसा करता है कि क्वेश्चन, पैराग्राफ का पहला लाइन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये जरूरी नहीं कि जिस सीरीज में क्वेश्चन है पैराग्राफ में आंसर उसी सीरीज में होगा, है ना, या फैक्ट उसी सीरीज में होगा। इसका तो यही मतलब निकला कि पहली लाइन है और क्वेश्चन क्या है? आखिरी है। जानबूझ ऐसा करता है ताकि लोग भाग भाग के ना कर ले काम। Organization working for the elimination of child labor in India says that there is no end in sight to the sordid saga of child. Sordid का मतलब क्या होता है? गंदा, खराब। और saga का मतलब क्या होता है? कहानी की, गंदी कहानी जो चल रही है चाइल्ड लेबर का। The studies conducted reveal, जो स्टडीज हुआ, अध्ययन हुआ, वो रिवील करता है, वो एक्सपोज करता है। द नाइटमेरिस, नाइटमेरिस का मतलब डरावना। ऑर्डिल्स, ऑर्डिल्स का मतलब होता है कष्ट, तकलीफ। ऑर्डिल्स, कष्ट या तकलीफ। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड यूज किया है, सिनोनिम्स को ध्यान रखें। सॉर्टेड का मतलब गंदा, सैगा का मतलब कहानी, नाइट मिरर्स का मतलब डरावना, ऑर्डिल्स का मतलब कष्ट, तकलीफ। दैट अ वास्ट मेजर ऑफ चिल्ड्रन अंडरगो फॉर गेटिंग द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, की जो बेसिक नेसेसिटीज लाइफ है, कि रोटी होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, मकान होना चाहिए, इन सब चीजों को पाने के लिए भी, इन सब चीजों को पाने के लिए भी लोगों को, बहुत बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। वन ऑफ द एक्टिविटीज नरेटेड, कि कोई जो एक्टिविटीज था उसमें से किसी एक ने नरेट किया, बताया। द हार्ट रेंडिंग मतलब दिल को कसती हुई, एंड शॉकिंग, शॉकिंग तो केस में है ही, तो इसका शॉकिंग ऑप्शन था।
स्टोरीज मैनी ऑफ द हैपलेस, हैपलेस का मतलब क्या, बदकिस्मत, बहुत ही कष्ट देने वाला, दुख देने वाला चिल्ड्रन। ही एक्यूज द सोसाइटी ऑफ इनसेंसिटिविटी, आगे इनसेंसिटिविटी यही किया था हमने, टुवर्ड दिस वल्नरेबल सेक्शन की, जो वल्नरेबल का मतलब कमजोर सेक्शन है इसके प्रति। और इस पैराग्राफ से मुझे यहाँ पे लग रहा कि डिस्ट्रेसिंग की जगह हार्ट रेंडिंग का मतलब पेनफुल ज्यादा अच्छा है वर्ड। ठीक है, कि इसमें अगर हम बात करें जो पैराग्राफ लिख रखा है उसके हिसाब से डिस्ट्रेसिंग से ज्यादा बेहतर क्या, पेनफुल, दुख, हर दिल को दुखाने वाला, दिल को मतलब कष्ट पहुंचाने वाला, ये ज्यादा अच्छा है। मुझे वैसे भी शक हो रहा था पेनफुल पर ज्यादा, लेकिन पैराग्राफ जो लिख रखा है उसके हिसाब से पेनफुल ज्यादा बेहतर वर्ड है। दोनों क्लोज था, डिस्ट्रेसिंग का मतलब भी दुखदायक ही होता है, इसलिए पैराग्राफ में रीडिंग लगाना कंपलसरी होता है। पैराग्राफ से जो कंसिस्टेंसी देख रहे हो, शॉकिंग, शॉक के साथ क्या होगा, दिल दुखाने वाला, दिल दुखाने वाला, दिल दुखाने वाला हो गया तो क्या हो गया, पेनफुल ज्यादा अच्छा होगा। और डिस्ट्रेस में क्या होता है कि मानसिक कंसिक ज्यादा होता है, दिल दुखाना और एक डिस्ट्रेस में मानसिक तकलीफ, दिल दोनों में दुखता है। well section, it is said that more than 5% of the total Indian population are child workers। अब देखो ये इंडियन पॉपुलेशन की बात कर रहा, पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा, तो मोर देन 5%। टेंस ऑफ थाउजेंड्स आर चीपली इंगेज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इंडियन पॉपुलेशन का जो है 5%। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्या 5% यहाँ है ऑप्शन था। अब थोड़ा सा और देखते हैं हजार्ड कंडीशन में क्या है, पॉपुलेशन आर चाइल्ड वर्कर, एकदम 5% जो है चाइल्ड लेबर, ये चाइल्ड लेबर कह रहा है। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चीपली इंगेज इन एग्रीकल्चर, उसमें से दसियों हजार जो एग्रीकल्चर में, रूरल एरिया यानी वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज इन अर्बन एरिया, कई तरह के इंडस्ट्रीज में। चिल्ड्रन एज यंग एज 7 ईयर के 7 साल का जो बच्चा होता है स्पेंड डेज स्टिचिंग फुटबॉल्स की, फुटबॉल सिल रहा है, बॉक्सिंग या क्रिकेट ग्लव्स को सिल रहा है फॉर एक्सपोर्ट के लिए। मैनी चिल्ड्रन स्पेंड देयर एंटायर चाइल्डहुड, बहुत सारे ऐसे बच्चे उसके पूरा बचपन मेकिंग कारपेट्स की चटाइयां दरियां बनाने में बीत जाती विद देयर डेक्स्ट्रस हैंड्स, डेक्स्ट्रस का मतलब एक्सपर्ट, डेक्स्टर का मतलब एक्सपर्ट हैंड्स। Unofficial figures suggest that as many as 40 to 100 million children work, 40 to 100 million children work in industries like glassware, fireworks, quarries की इतने परसेंट, ये इसका मतलब यहाँ पे हेजार्डस की बात कर रहा था, तो हेजार्डस की बात कर रहा था तो फिर क्या हो जाएगा भाई, क्या आंसर होना है पहले का, हेजार्डस में मिलियंस, क्या हो जाएगा, मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, क्या जानता है, इसलिए मैंने कहा था इसमें सब सही था, हेजार्डस की पूछ रहा था तो मिलियंस, मिलियंस। इसका भी जवाब मिल गया, इसका भी जवाब मिल गया, तो आगे जाने चारों क्वेश्चन का जवाब मिल गया, तो अब पूरा पैराग्राफ पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। अब गौर करने की बात क्या है कि यहीं तक आते आते हमें क्या है, लगभग सारे सवाल का जवाब मिल गया सारे क्वेश्चन का, इसलिए एक बार क्वेश्चन को सारा देख लेना, अब आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है, कुछ एक लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है। इन्होंने माइक को हाथ में इसलिए रखा है कि कभी भी आवाज जा सकती है, पूरी तरह से बैटरी चार्ज है नहीं, तो आवाज कहीं ना चली जाए, और आवाज चली जाए तो मुझे पता चल जाए, तो कभी कभी मैं क्लास लेता रहता हूँ, आवाज चली जाती है, दिखता नहीं इधर सिंपल किसी का क्या जवाब आ रहा, तो पूरी क्लास रिकॉर्ड हो जाती है या चल जाती है। फाइंड आउट एरर पार्ट इन सेंटेंस, बताइए क्या एरर है। टीवी, रेडियो एंड कैलकुलेटर आर कॉमन टुडे बट 50 years बिफोर दे वर रेयरली फाउंड, की टीवी, रेडियो, कैलकुलेटर ये सब आज कॉमन है, लेकिन 50 साल पहले तो ये तो रेयर था ही नहीं ये सब चीजें, क्या गलती मिल रही है, पढ़ा रखा है, एकदम पढ़ा रखा है, एकदम पढ़ा रखा है ये क्वेश्चन, बताइए फटाफट जवाब दीजिए, क्या जवाब है। टीवी, रेडियो एंड कैलकुलेटर आर कॉमन टुडे बट 50 years बिफोर दे वर रेयरली फाउंड। तो जब 50 years लिखा है बिफोर, तो 50 years बिफोर नहीं होता है, जब पास्ट की बात कर रहे तो क्या है, एगो, एडवर्ब चैप्टर पढ़ाया है, एडवर्ब चैप्टर में देखिए बिफोर और एगो में डिफरेंस बता रखा है, बिफोर और एगो, तो 50 years अगो। अ फर्स्ट स्टेप इन रैशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, कि जो रैशनल सॉल्यूशन है, रैशनल का मतलब क्या, समझदारी से भरा हुआ, विवेकपूर्ण सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। और सॉल्यूशन देखिए ये भी एरर पूछता है, सॉल्यूशन के साथ क्या लिख लेगा, टू, कई बार एग्जाम में क्या करता है सॉल्यूशन 4 लिख देगा, और कई स्टूडेंट को पता नहीं चलता, लगता है सॉल्यूशन 4 ही ठीक है, तो सॉल्यूशन का प्रीपोजिशन टू होता है।
सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट, इस फैक्ट का रिकॉग्निशन दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट, कि अगर प्रॉब्लम है, हम मानते हैं समस्या है, तो इस बात को अगर हम मान लें कि समस्या है तो उसका समाधान हो जाता है। हम मानने को तैयार ही नहीं होते कि समस्या है, हम मानने को तैयार ही नहीं होते कि समस्या है। अगर आप मान लेंगे कि समस्या है तो उसका समाधान भी हो जाएगा, मानना पड़ता है समस्या है। तो आपको ये बता रखा है डिग्री में कि जब हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव में, तो क्या होना चाहिए, द का द फर्स्ट स्टेप, तो ए फर्स्ट नहीं होगा, क्या होगा, द फर्स्ट। कार्डिनल ऑर्डिनल में जब हम ऑर्डिनल का इस्तेमाल करते हैं तो ऑर्डिनल के इस्तेमाल में क्या लिखते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं ना। द फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, द फर्स्ट स्टेप। डू यू माइंड हेल्प मी टू द टास्क। डू यू माइंड, कि क्या, माइंड का मतलब किसी पर गौर करना, ध्यान रखना, किसी बात का अच्छा लगना या किसी बात का बुरा लगना, इसको कहते हैं माइंड। किसी बात का अच्छा लगना या किसी बात का बुरा लगना, ये क्या होता है, माइंड। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिसके बाद जो भी वर्ब आता है उसमें आईएनजी लगता ही है। कुछ वर्ड इंग्लिश में ऐसे हैं इसके बाद कोई भी अगर वर्ब आएगा तो उस वर्ब में आईएनजी लगता ही है। ऐसे ही वर्ड है इंग्लिश में। तो माइंड ऐसा ही वर्ड है, इसके बाद आईएनजी लगता ही लगता है। तो ये जब वर्ड मीनिंग आप डिक्शनरी में देखते हैं, याद करते हैं, उस समय आना चाहिए। तो माइंड क्या हो जाएगा, हेल्पिंग। ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसकी वजह से अवॉइड है, माइंड है, या कोई प्रीपोजिशन टाइप का वर्ड होता है, जैसे गिव अप है, विथ अ व्यू टू है, लुक फॉरवर्ड टू है, जो प्रीपोजिशन में बता रखा है, उसके बाद आईएनजी आना ही आना रहता है। तो माइंड एक ऐसा वर्ड है इसके बाद आईएनजी आता ही आता है। इफिकेसस, अब इफिकेसस का क्या मतलब होता है भाई, तो इफिकेसस का बेसिक मतलब होता है, इफिकेसस का जो बेसिक मतलब है वो फलदायी, फलकारी, फलदायक। इफिकेसस का जो बेसिक मतलब क्या है, फलदायी, फलदायक, फलकारक, जिसका कोई फल पड़ता है, इफेक्ट होता है, तो कहते हैं इफिकेसस। इफिकेसस फलदायी, फलदायक, इफिकेसस। तो अगर हम देखें बात किसकी हो रही है, अपोजिट की, बात किसकी हो रही है, अपोजिट की। तो अगर अपोजिट की बात हुई तो ये तो प्रोडक्टिव, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इम्प्रॉपर, अनुचित हो जाएगा। तो प्रोडक्टिव हुआ प्रभावशाली, प्रभावकारक, तो इनइफेक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट ढूंढना था तो अपोजिट क्या होगा, इनइफेक्टिव। इसका कोई फल ही नहीं पड़ता, इसका कोई फल ही ना हो, जो फलशाली ना हो, फलदायक ना हो, जो फलशाली ना हो, फलदायक ना हो, फल देने वाला ना हो। ब्रोकोविट, क्या ढूंढना है भाई, ब्रोकोविट। ब्रोकोविट का ढूंढना है सिनोनिम्स, लेकिन सिनोनिम्स का मतलब समानार्थक। तो सबसे पहले तो मैं समझना, ये वर्ड देकर आप डिक्शनरी में ढूंढने जाएंगे ब्रोकोविट, ये मिसप्रिंट हो गया, ब्रोकोविट नहीं होता है, ब्रोविट होता है, ब्रोविट, ब्रोविट। तो ब्रोविट का मतलब होता है डराना, धमकाना। क्या होता है ब्रोविट का मतलब, आंख दिखाना, इसका कहते हैं धौंस जमाना। धौंस जमाना कह सकते हैं, डराना कह सकते हैं, धमकाना कह सकते हैं। तो धौंस जमाना हम कह रहे हैं, डराना कह रहे हैं, धमकाना कह रहे हैं, मीनिंग इसका हुआ। तो सर्वाइल का मतलब हो गया नीच, मॉडेस्टी का मतलब हुआ इज्जत, मेंडेसिटी भिखमंगापन या बहुत गरीबी का हालत जो होता है, बुली, तो बुली का मतलब भी होता है धौंस जमाना, डराना। सिनोनिम्स ढूंढना था तो फिर क्या होगा, डी, बुली, डराना, धौंस जमाना, डराना या फिर धौंस जमाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कि भाई इसमें करेक्ट स्पेलिंग किसकी लिखी हुई है, करेक्ट स्पेलिंग किसकी, करेक्टली स्पेल्ड कौन है, सही है स्पेलिंग, एक्स ऑनरेट। एक्स ऑनरेट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बाइज्जत बरी करना। इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी है, एक्स कल्पेट, बाइज्जत बरी करना। कोर्ट वगैरह में आप सुनते होंगे अक्सर डाला जाता है, बाइज्जत बरी की जाती है। तो बाइज्जत बरी करने का मतलब क्या, इज्जत के साथ बरी करना, रिहा करना, बाइज्जत बरी करना। तो क्या होगा, एक्स ऑनरेट, एक्स ऑनरेट। तो एक्स ऑनरेट का स्पेलिंग क्या होना है, ये एक्स ऑनरेट, बाइज्जत बरी करना, एक्स ऑनरेट, बाइज्जत बरी करना, रिहा करना, जाने देना, एक्स ऑनरेट।
One who is indifferent to pleasure and pain. कि कोई कोई ऐसा व्यक्ति जिसको प्लेजर और पेन, खुशी और दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिफरेंट का मतलब क्या? तटस्थ, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको खुशी और गम का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब होता है साधु संत। जैसे साधु संत पर भी कोई खुशी गम का फर्क नहीं पड़ता है, तब इसको कहते हैं एस्थेटिक। लेकिन जो सीधा सीधा अप्रोप्रिएट वर्ड होता है, जिस पर किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, खुशी है गम है क्या है, उसका कोई असर नहीं पड़ा, तो उसके लिए हम लिखते हैं स्टोइक। क्या लिखते हैं? वन वर्ड सब। और ये वर्ड कई बार आया हुआ, एक दो बार नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो कई बार 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 आया हुआ वर्ड्स में से, बार बार आए हुए वर्ड्स में है स्टोइक। सेप्टिकल, सेप्टिकल मतलब क्या होता है? स्केप्टिकल भी इसको लोग पढ़ते हैं। हमेशा किसी में क्या करते रहना? कमी निकालते रहना, शंका करते रहना। और इसोटेरिक नॉलेज, ज्ञान वगैरह संबंधित उसको कहते हैं इसोटेरिक, व्याख्या किसी चीज की संबंधित। तो स्टोइक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टोइक। नेक्स्ट, टू लुक डाउन वंस नोज। लुक डाउन वंस नोज, जैसे हिंदी में कहते हैं नाक मुंह सिकोड़ना। हिंदी में क्या कहते हैं? नाक मुंह सिकोड़ना, यानी किसी चीज को देखकर आपको कोई चीज जब पसंद नहीं आता तो आप मुंह बनाते रहते हैं ऐसे अलग अलग तरीके से। तो वही है लुक डाउन वंस नोज। नाउ शो एंगर, ऐसा भी हो सकता है, गुस्से में भी कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये होगा नहीं शो एंगर। रिटेलिएट, जवाबी कार्रवाई करना, ये भी नहीं है। टू इंसल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, कि दूसरे के उपस्थिति में किसी का अपमान करना, दूसरे के उपस्थिति में किसी का अपमान करना। ठीक है, दूसरे की उपस्थिति में किसी का अपमान करना। भाई क्या होगा फिर? क्या होना है बताओ? दूसरे की उपस्थिति में किसी का अपमान करना, क्या कहें? तो टू रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट, क्या होना चाहिए? टू रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट, टू रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट। छोटा समझना, तुच्छ समझना, किसी को छोटा समझना, नीच समझना, तुच्छ समझना। आवाज अब जाने ही वाली थी, अच्छा है कि मैंने देख लिया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी, डी। ओके, ठीक है। तो ही सेड टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट प्ले विथ फायर, कि उसने अक्सर कहा कि मैंने तुम्हें कहा है कि आग से मत खेलो। प्ले विथ फायर का मतलब कि आग से मत खेलो। वैसे प्ले विथ फायर जो है इडियम भी होता है, इसका मतलब होता है कि खतरा मोल लेना। प्ले विथ फायर, खतरा मोल लेना। तो he said to him, I have often told you not to play with fire. He said that past में he has often said, he said that he has often। फर्स्ट तो ऐसे नहीं होगा क्योंकि इसमें सीक्वेंस ऑफ टेंस का ख्याल ही नहीं रखा, तो ये गया। He told me that he had often told me not to play with fire, ये भी ठीक है। He reminded me that he often said to me that not to play, he often said to me। अब ये क्या? he has, I have often, और ये क्या रहा? he often said। इसमें फिर टेंस का क्या हो गया? गलती हो गया, ये भी गया। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट को कहाँ जाना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में रहता है। ही सेड टू मी दैट ही ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले, फिर एक ही बचता है, ये ऑप्शन बचता है सेकंड, क्योंकि इसी में क्या है? टेंस वगैरह का पूरा ख्याल रखा गया, पूरी बात है। तो सिर्फ क्या हो सकता है? बी हो सकता है।
टेंस और रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदला, अगर ये आप देख लेंगे तो अपने आप बन जाते हैं। आई वॉज ऑब्लाइज टू लीव, जब वॉइस मैंने पढ़ा है तो वॉइस मैंने सेंटेंस मैंने स्पेशल केस में देखो बता रखा कि ऐसे ऐसे सेंटेंस आता है, इसलिए मैंने स्पेशल केस अलग से करवाया था ताकि किसी को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आई वॉज ऑब्लाइज टू लीव कि मुझे छोड़ना पड़ा, आई वॉज ऑब्लाइज टू लीव का मतलब क्या, मुझे छोड़ना पड़ा, तो मुझे छोड़ना पड़ा। तो इस तरह के सेंटेंस में आपको मतलब आप कहते हैं परिस्थिति से मजबूर होकर या परिस्थिति बस मैंने छोड़ा, परिस्थिति से मजबूर होकर या परिस्थिति बस मैंने छोड़ा, तो इसलिए क्या होगा, और ये टेंस क्या होगा, आई वाज ऑब्लिज्ड, तो आई वाज ऑब्लिज्ड, ऑब्लाइज्ड है, इसका मतलब ये टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये फ्यूचर हो गया, सर्कमस्टांसेस ये ऑलरेडी पैसिव में है तो ये भी नहीं होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए था नॉर्मल, तो नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट क्या हो गया, ये हो गया बी, सर्कमस्टांसेस ऑब्लाइज्ड मी टू लीव। 700 men worked for 10 years to Borobudur temple in Java to its former glory. कि 700 men worked for 10 years, कि 700 men work किया for 10 years, 10 साल तक काम करते रहे, टू बोरोबुडोर टेम्पल इन जावा टू फॉर्म, की पहले वाला ग्लोरी में लाना था, तो रीस्टोर, सीधी सी बात क्या होगा, क्या होगा इसमें, आपको क्या आंसर है, रीस्टोर का मतलब क्या, फिर से बहाली करना, पुनः स्थापना करना, तो किसी चीज की फिर से बहाली करना, किसी की फिर से स्थापना करना, किसी को फिर से ठीक कर देना, किसी को फिर से अच्छा कर देना, ये क्या होता है, जैसा था वैसा बना देना, क्या होगा, रीस्टोर होगा, जैसा था वैसा बना देना, रीस्टोर। वी मस्ट कन्फर्म, ये तो जो मैंने बता रखा कि वर्क्स वर्ड फिक्स्ड प्रीपोजिशन, वर्ड्स फॉलोड बाय फिक्स्ड प्रीपोजिशन, वर्ड्स फॉलोड बाय, इसमें देखना पड़ता है कि कन्फर्म का क्या प्रीपोजिशन है, कन्फर्म का, तो ये याद करने की बात है, सबको याद ही करना पड़ता था, मुझे भी याद ही करना पड़ा, और सारे बुक में वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन रहता है। तो कन्फर्म का प्रीपोजिशन क्या है, कन्फर्म का टू, कन्फर्म का प्रीपोजिशन क्या है, कन्फर्म, और कन्फर्म का मतलब हुआ, एक होता है कन्फर्म, तो ये कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म अलग चीज है, कन्फर्म का मतलब होता है पक्का करना, ये कन्फर्म है, कन्फर्म का मतलब होता है किसी चीज के हिसाब से चलना, किसी चीज के हिसाब से चलना, किसी चीज के मुताबिक चलना, कन्फर्म। तो टू, कन्फर्म का प्रीपोजिशन क्या है, टू। द गवर्नमेंट बिल्ड द बैंक, अब इसमें देखिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन ही को मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, अगेंस्ट विथ टू, अबाउट नहीं होता है, होना ही नहीं चाहिए ऑप्शन, इसमें आउट होना चाहिए, तो अब आप बनाइए कि अगेंस्ट विथ आउट और टू, एक्चुअली ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, ये क्या है, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। तो बेल आउट एक फ्रेजल वर्ब होता है, बेल आउट, बेल आउट का मतलब होता है किसी की मदद कर देना या किसी को मुसीबत से बाहर निकाल लेना, बेल आउट का मतलब क्या है, किसी की मदद करना या किसी को मुसीबत से बाहर निकाल लेना, किसी को मुसीबत से बाहर निकालना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, बेल आउट, क्या होना चाहिए था, बेल आउट, बेल आउट, द गवर्नमेंट बेल्ड आउट द बैंक, कि गवर्नमेंट ने क्या किया, बैंक की मदद कर दिया, उसको खतरे से मुसीबत से बाहर निकाल दिया। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन, आफ्टर, आर छूट गया, आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन दे मैनेज टू इवन देयर डिफरेंसेस, आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन की, बहुत डिस्कशन के बाद, तो डिफरेंसेस था, अंतर था, तो अंतर को क्या करेगा, समाप्त करेगा, खत्म करेगा, कि बहुत सारा डिस्कशन किया, बहुत सारे बहस किया, तो बहुत सारे डिस्कशन के बाद क्या होगा, बहस के बाद क्या होगा, जो उनके अंतर होंगे, जो मतभेद होंगे, डिफरेंसेस का मतलब क्या, मतभेद, तो उन अपने अंतर को, उन मतभेद को उन्होंने क्या किया, समाप्त कर लिया, बहुत सारे डिस्कशन के बाद, बहुत डिस्कशन के बाद उन्होंने अपने अपने अंतर को, मतभेद को खत्म कर लिया, यही कहना चाह रहे हैं। अब ये फिर फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, अब हमें पता होना चाहिए कि खत्म करना, समाप्त करना, बराबर कर देना, उसका इंग्लिश, उसका क्या होगा, फ्रेजल वर्ब, तो फ्रेजल वर्ब होता है इवन आउट, क्या होता है, इवन आउट, इवन आउट का मतलब होता है बराबरी पर ला देना, यानी हिसाब किताब ठीक कर देना, लेवल बना देना, इवन आउट का मतलब क्या होता है, बराबरी पे ला देना, हिसाब किताब बराबर कर लेना, बराबरी पर ला देना या हिसाब किताब क्या कहेंगे, बराबर कर लेना, कि काफी डिस्कशन के बाद, काफी बहस के बाद उन्होंने क्या किया, हिसाब किताब बराबर कर लिया, इवन आउट, ठीक है, क्या कर लिया,
हिसाब किताब बराबर कर दिया काफी डिस्कशन के बाद, आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन। नेक्स्ट, इट वॉज हिज दैट लेड हिम टू पेनुरी। पेनुरी का मतलब क्या होता है? पेनुरी का मतलब होता है गरीबी, पॉवर्टी, गरीबी। तो किस चीज की वजह से गरीबी आएगी? फ्लेम्बॉयंस। फ्लेम्बॉयंस का मतलब एकदम जोश, उत्साह, खुशी, आनंद। तो कोई बहुत ज्यादा जोश, खुशी, उत्साह, आनंद मिलेगा तो क्या गरीब हो जाएगा? कोई सेंस नहीं बना, ये हुआ नहीं। सी कह रहा है एक्स्ट्रावेगेंस। एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब क्या होता है? फिजूल खर्च। तो जाहिर सी बात है, कोई अगर फिजूल खर्च ही करेगा, बहुत ज्यादा अनावश्यक खर्च करेगा, तो एक्स्ट्रावेगेंस होगा, अनावश्यक खर्च करेगा, फिजूल खर्च करेगा, तो गरीबी में आएगा ही। तो इसलिए इसमें क्या है, हिज एक्स्ट्रावेगेंस, यानी फिजूल खर्ची जो था, फिजूल खर्ची की वजह से उसको क्या हुआ? गरीबी में। एरोगेंस, कोई घमंडी है तो गरीब हो जाएगा, तो ऐसा ही नहीं। तो फिजूल खर्च की वजह से, फिजूल खर्च करने की वजह से, एबुलियंस भी ऐसा ही बढ़ता है, जो अधिकता, कुछ किसी चीज की मात्रा बहुत अधिक हो, बहुत ज्यादा हो, तो इन सब चीज तो बात होगी नहीं। तो फिर क्या बनेगा? एक्स्ट्रावेगेंस की फिजूल खर्च, कि फिजूल खर्च कर रहा था, इसकी वजह से गरीबी हो गई। स्पेस टेक्नोलॉजी, कि स्पेस टेक्नोलॉजी a socio-economic revolution that can transform even revolution has created stagnant societies। स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है? रुका हुआ, स्थिर, यानी ऐसी सोसाइटी जो रुक गया है, जो स्थिर हो गया है, जो फिक्स हो गया है, उसमें भी बहुत कुछ हो सकता है। भाई बताएं इसमें क्या करें? स्पेस टेक्नोलॉजी, तो ऑप्शन पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग, सीधी सीधी बात है। बिना ऑप्शन पढ़े तो इसमें होना ही नहीं है, ऑप्शन पढ़ के ही बनाते हैं हम लोग। बिना ऑप्शन की तो कोई बात कर ही नहीं सकते। तो स्पेस टेक्नोलॉजी से शुरू करिए, स्पेस टेक्नोलॉजी। उसके बाद पहला ऑप्शन क्या है? आर। स्पेस टेक्नोलॉजी आर लेते हैं हम, क्या? इवेंट रिवोल्यूशन। मैंने क्या बताया? सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट वर्ब की बात करें तो स्पेस टेक्नोलॉजी अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब इधर है, इसका मतलब एक के तुरंत बाद क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए। अगर एस की बात करें तो एक ही ऑप्शन एस है मेरे हिसाब से। तो तुरंत सी करके, सर सी करके भाग जाना चाहिए, इसमें कुछ करना है। ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट के वर्ब क्या चाहिए? सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए। वर्ब किसमें? इसमें सिर्फ यहाँ है, तो ऐसे शुरू होना चाहिए कि स्पेस टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड, हैज क्रिएटेड, क्या क्रिएट कर दिया भाई? अ सोशियो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन, सोशियो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन। क्यों? दैट कैन ट्रांसफॉर्म, जो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आर इवन, उसको भी, स्टेगनेंट सोसाइटी। ये जो रिवॉल्यूशन लिख दिया, ये एक्स्ट्रा लिख दिया, मिस प्रिंट हो गया, या रिवॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं थी। लगता है ये वाला रिवॉल्यूशन जो है यहाँ भी टाइप हो गया, आर में सिर्फ इवन होता है। इवन स्टेगनेंट सोसाइटीज को, स्थिर सोसाइटी जो है, बिल्कुल रुकी हुई जो सोसाइटी है, उसको भी क्या कर सकता है? स्पेस टेक्नोलॉजी क्या कर सकता है? ट्रांसफॉर्म कर सकता है, बदल सकता है। ठीक है, कि स्पेस टेक्नोलॉजी हैज क्रिएटेड अ सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक रिवोल्यूशन चेंज किया, दैट कैन ट्रांसफॉर्म, जो किसी रुके हुए समाज को भी क्या कर सकता है? बदल सकता है, चेंज कर सकता है, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कहानी। बना लिया, सारे मजेदार क्वेश्चन थे। इसमें रिपीट होने वाले वर्ड्स बहुत कम ही थे, नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते। इसमें बहुत कम ही क्वेश्चन, लगभग ना के बराबर एक आध क्वेश्चन ही कोई रिपीट हुआ। तो इम्पैक्ट एकेडमी हमेशा, हर वक्त आपके साथ रहेगा, रहता है। कभी भी कोई डाउट हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कभी भी कोई तकलीफ हो, कोई चीज जानना हो, समझना हो, तो आप हमें हमेशा कॉल करने के लिए, हमसे हमेशा बात करने के लिए आप फ्री हैं। कभी कोई डाउट हो, कभी कुछ पूछना हो, कभी कुछ बात करनी हो, कहीं समझना हो, तो आप मुझसे भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जो नंबर है इंस्टीट्यूट का, उस पर ही आप अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और उस जगह से इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगा। अगर कोई तकलीफ है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई कहीं ग्रामर पढ़ा है उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप ही का इंस्टीट्यूट है, आप ही की एकेडमी है। आप जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जब आपको प्रॉब्लम होगी, इंस्टीट्यूट एकेडमी आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, हमेशा, सारे के सारे स्टाफ। ठीक है, अपना अपना ख्याल रखिएगा।
प्रॉब्लम को जरूर सही करिएगा। जय हिंद, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में आपसे।